हेलो क्लास, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? एसिड के बारे में पढ़ा, एसिड की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ी। बेस के बारे में पढ़ा, बेस की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ी। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉल्ट का डिफिनीशन हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गए, वो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी बातें आपको बता रखी थी। तो अभी आज का लेक्चर पूरी तरह से किस पे बेस्ड है? आपका टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। हाउ टू सॉल्ट क्लासिफाइड। सॉल्ट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि जब सॉल्ट की बात आती है, सॉल्ट की बात सुनते ही हमारे दिमाग में चलता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी बातें चलती हैं। और दिमाग में चलता है कि सॉल्ट जो होगा उसका पीएच हमेशा 7 ही होगा, न्यूट्रल ही होगा। बट ऐसा नहीं है। अभी हम जब क्लासिफिकेशन में डिटेल में जाएंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्लासीफाई करने का, वो आपका क्या है कि सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग एसिड। इसका क्या मतलब है भाई? कौन से एसिड को यूज करके आपके सॉल्ट को बनाया गया है, उस बेसिस पे हम सॉल्ट को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑफ एसिड। किस एसिड से आपका सॉल्ट बना है, ये टॉपिक हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। जो लोग लेट में आए हैं वो, आप जो लेट में क्लास में पहुंचे हैं, है ना, कुछ करना नहीं है आपको। अभी हम कुछ विशेष बात नहीं बताए हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला हम लोग जो क्लासीफाई करने का जो तरीका देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑफ एसिड। कि मतलब किस एसिड से हम उस सॉल्ट को ऑब्टेन किए हैं। जैसे जैसे पहला हम फर्स्ट वन की बात करेंगे तो हमारे पास है पहले क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट, और क्लोराइड सॉल्ट ऑब्टेन कहाँ से किया जाएगा? ऑब्टेन बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका जब भी आपको क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, वो क्लोराइड सॉल्ट ऑब्टेन कहाँ से किया जाएगा? क्लोराइड सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करके या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं दो एक। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्लोराइड सॉल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 क्लोराइड सॉल्ट। NaCl सोडियम क्लोराइड क्लोराइड सॉल्ट। KCl पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड सॉल्ट। तो दीज सॉल्ट कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एसिड यूज किया गया इस सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, वो एसिड कौन सा है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका हो जाएगा क्लोराइड सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट अगर हम बात करेंगे, दूसरा सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट। तो सल्फेट सॉल्ट की जब बात करते हैं तो सल्फेट सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इसको अगर हम कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑब्टेन बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड से कोई बेस रिएक्शन करेगा और जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फेट सॉल्ट कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्युमिनियम सल्फेट अगर देखेंगे आप लोग हैं Al2SO4 का होल थ्राइस होगा। ये आपका होगा एल्युमिनियम सल्फेट होगा। तो इस तरह से अगर जो सॉल्ट आपका ऑब्टेन होगा
उस सॉल्ट में हम लोग कहाँ से यूज़ करेंगे, H2SO4 यूज़ करेंगे, और जो सॉल्ट मिलेगा H2SO4 के थ्रू, उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट सॉल्ट कहते हैं। और देखते हैं हम लोग थर्ड देखते हैं यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट, तो नाइट्रेट सॉल्ट जब भी बात आएगा दिमाग में, नाइट्रेट सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड। यहाँ जो एसिड यूज करेंगे वो क्या होगा, ऑब्टेन बाय यूजिंग, ऑब्टेन बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 को यूज करके जो सॉल्ट बना है, उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट सॉल्ट इज कॉल्ड नाइट्रेट सॉल्ट। एन एग्जाम्पल इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और देख सकते हो आप CaNO3 का होल ट्वाइस सोडियम कैल्शियम नाइट्रेट। तो इस तरह से आपका कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो जो नाइट्रेट सॉल्ट मैंने बताया, नाइट्रेट सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज करके जो सॉल्ट ऑब्टेन करेंगे, उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी कैटेगरी में, इन दिस कैटेगरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग एसिड, जिसमें मैंने आपको क्लोराइड सॉल्ट बताया, क्लोराइड सॉल्ट ऑब्टेन बाय द यूजिंग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग एसिड सल्फेट सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट सॉल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, एंड कार्बोनेट सॉल्ट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट बाय यूजिंग कार्बोनिक एसिड। क्या यूज करते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो फोर्थ कैटेगरी इसमें आ जाएगा, फोर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट, या हम उसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट। यहाँ हम लोग यहाँ जो एसिड यूज कर रहे हैं, जो एसिड यूज कर रहे हैं वो है आपका H2CO3, एंड H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। और इस कार्बोनिक एसिड को यूज करके जो सॉल्ट बनेगा उसको कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा, यहाँ देख लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और रही बात बाइकार्बोनेट की या हाइड्रोजन कार्बोनेट की, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब बाइकार्बोनेट हैं। तो दीज सॉल्ट कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग कार्बोनिक एसिड। तो जो सॉल्ट आपका कार्बोनिक एसिड को यूज करके ऑब्टेन होगा, उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट कहते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट बाय यूजिंग एसिड, समझ में आया या नहीं? आप नीचे चैट बॉक्स में यस या नो में रिप्लाई कर सकते हो। तो ये अगर आपको समझ में आया तो अगला मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बताएं, मैं देख रहा हूँ कि जिसको जिसको समझ में आया कि नहीं है, ऐसे या नो में आप रिप्लाई कर सकते हो, बताएं। अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, है ना, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, इसी में क्लासिफिकेशन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं, सॉल्ट के नेचर को, कि वो सॉल्ट आपका, जैसे दिमाग में चलता है कि सॉल्ट आपका न्यूट्रल ही होगा, बट ऐसा नहीं कि सॉल्ट आपका न्यूट्रल। इतने ही टाइप के सॉल्ट को पढ़ना है जो मैंने आपको बताया सॉल्ट के क्लासिफिकेशन में, कार्बोनेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब जो हम लोग एक बात पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बाद हम लोग देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ, उसमें तो बहुत बड़ी समस्या है नहीं आपको, क्योंकि सॉल्ट के पीएच को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमको सॉल्ट का पीएच नहीं पता होगा तो हमारे दिमाग में तो हमेशा यही बात चलती है कि जो भी सॉल्ट होगा वो सारे के सारे सॉल्ट का पीएच आपका हमेशा क्या होना चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अगर हम पीएच ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे तो पीएच ऑफ सॉल्ट को जब देखेंगे
तो उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अब आपको समझना है। सॉल्ट तो समझते हैं भाई हम लोग क्या होता है। हाइड्रो मीन्स होता है आपका, जब हाइड्रो की बात करेंगे तो आएगा वाटर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सिंपल सा, इसको अगर हम ब्रेक करके देखेंगे, सॉल्ट का ब्रेक डाउन वाटर के प्रेजेंस में, सॉल्ट का ब्रेक डाउन वाटर के प्रेजेंस में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ द सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव रिस्पेक्टेड एसिड एंड बेस। रिस्पेक्टेड का क्या मतलब है, रिस्पेक्टेड का यहाँ मतलब है कि जिस एसिड या बेस से वो सॉल्ट बना है वही एसिड या बेस आपका फिर से निकल के वापस आ जाएगा। अगर एसिड आपका स्ट्रांग है और बेस आपका स्ट्रांग है तो जो भी सॉल्ट होगा उसका पीएच हमेशा कितना होने वाला है, उसका पीएच हमेशा 7 होने वाला है, क्योंकि न्यूट्रल होगा। अगर हमारा बेस क्या है, वीक है ना, अभी हम देखेंगे वीक के बारे में। मैं कह रहा हूँ अगर हमारा एसिड स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, तो मेरा सॉल्ट क्या होगा, उसका पीएच 7 होगा। तो व्हाट इज द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले इसको समझते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव रिस्पेक्टेड एसिड एंड बेस। रिस्पेक्टेड एसिड एंड बेस का यहाँ सिंपल मतलब है कि जिस एसिड या बेस से आपका सॉल्ट बना है वही एसिड या बेस फिर से वापस आ जाए, उसको हम रिस्पेक्टेड एसिड एंड बेस कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड salt hydrolysis, and salt hydrolysis is just opposite to neutralization reaction. Why? In the neutralization reaction, acid and base react to give salt and water, and salt in presence of water give acid and base. This is called salt hydrolysis. And so salt hydrolysis is just opposite to neutralization reaction. समझ में आया ना आपको। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव रिस्पेक्टेड acid and base is called salt hydrolysis. Is called salt hydrolysis. It's very simple. मतलब जो भी सॉल्ट है उस सॉल्ट को जब हम वाटर के अंदर डालेंगे, बट कंडीशन क्या है कि ये सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। अगर ये सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है ये आपका देगा एसिड और ये आपका देगा बेस, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये मैंने क्यों बताया कि सॉल्ट डिज़ोल्व होना चाहिए। अगर डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, एसिड एंड बेस नहीं बनेगा। तो कंडीशन क्या है कि आपके उस सॉल्ट का वाटर में सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। तो सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव एसिड एंड बेस, this is called salt hydrolysis, and this is the opposite to neutralization reaction, because in neutralization reaction acid and base react to give salt and water, and to salt and water, salt in the water break down to produce acid and base, and this whole process is called salt hydrolysis. समझ में आया? रिप्लाई कर सकते हो भाई, नीचे चैट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आ रहा है सबके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पीएच सॉल्ट का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसे सॉल्ट के बारे में जिस सॉल्ट का पीएच कितना होता है, जिस सॉल्ट का पीएच 7 होता है। सबसे पहले देखते हैं पीएच 7 सॉल्ट। पीएच 7 सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। इस तरह से देखिए भाई, सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है।
सॉल्ट एसिडिक भी होता है, सॉल्ट बेसिक भी होता है। तो अगर हम पीएच के बेसिस पे सॉल्ट को क्लासीफाई करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, 3 कैटेगरीज में सॉल्ट आएंगे। तो कैसे सॉल्ट हैं जिसका पीएच आपका 7 होगा, इसके लिए समझना है। जो सॉल्ट का, जैसे सपोज करो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है ना, जो भी सॉल्ट को हम वाटर में डालेंगे, अगर वो वाटर में डिसॉल्व होता है, मतलब वाटर में ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देता है, तो अगर ये सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से हमको एसिड बेस तो मिले, बट एसिड भी स्ट्रांग हो, बेस भी स्ट्रांग हो, तो ऐसे सॉल्ट का पीएच हमेशा कितना होगा, 7 होगा। चाहे तो आप पीएच मीटर से फाइंड कर सकते हो, चाहे लिटमस से, चाहे फिनप्थलीन से, चाहे मेथिल ऑरेंज से, कैसे भी करके आप पीएच स्केल को फाइंड कर सकते हो। अगर हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं और हमको एसिड मिले स्ट्रांग, बेस मिले स्ट्रांग, तो ऐसा पीएच कैसा, ऐसा सॉल्ट कैसा कहलाएगा, ऐसे सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इनका पीएच कितना होगा, 7 होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड नमक, सोडियम क्लोराइड है नमक। नमक का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो हमको वाटर के अंदर डालने के बाद हमको मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, हमको मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो इस तरह से अगर हम NaCl की बात करेंगे तो NaCl का पीएच जब भी फाइंड करेंगे, NaCl को वाटर में डालेंगे तो ये लोग रहेंगे, ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा। जितना इफेक्ट एसिड का उतना इफेक्ट बेस का, इसीलिए सॉल्ट इसका एक ही जैसा टेस्ट होगा, ना आपका सोर टेस्ट होगा ना बिटर टेस्ट होगा। टेस्ट में चेंज नहीं होगी, खट्टा हो जाएगा, एसिडिक होगा, कड़वा होगा तो बेस होगा। सॉल्ट का जो टेस्ट है, नमक का जो टेस्ट है, वही टेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से स्ट्रांग है, इसमें एसिड या बेस कोई डोमिनेंट नहीं है। जो इफेक्ट एसिडिटी का है वही इफेक्ट बेसिसिटी का है। सेम आपका एसिडिटी का इफेक्ट, सेम आपका बेसिसिटी का इफेक्ट, इसमें कहीं से कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो हमको HCl और NaOH मिलेंगे रिस्पेक्टेड। और ऐसे हाइड्रोलिसिस से जो सॉल्ट ऑब्टेन या सॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। और देख लेते हैं, हमारे पास HNO3 है, HNO3 है ना, ये हमारा नाइट्रिक एसिड। इसको हमने किस में डाला, इसको हमने वाटर के अंदर डाला। तो जब वाटर के अंदर डालोगे आप देखिए क्या है, H2O, इसको पानी के अंदर डाला। तो जो पानी के अंदर डाला तो हमको ये पोटेशियम, इसको ले लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड तो हो गया ना, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट को वाटर के अंदर डाला, हमको मिला HNO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड, हमको मिला KOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब हमको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, जिस सॉल्ट को वाटर में हाइड्रोलिसिस कराने से, इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से अगर हमको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, तो ये सॉल्ट हमारा क्या कहलाएगा, इस सॉल्ट का पीएच कितना कहलाएगा, 7 कहलाएगा। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं केवल सिंपल बात कर रहा हूँ बेटा, कि अगर हमारा कोई भी सॉल्ट जब उसके हाइड्रोलिसिस से जो रिस्पेक्टेड एसिड या बेस मिले, उस रिस्पेक्टेड एसिड या बेस में अगर हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो उस सॉल्ट का पीएच हमेशा कितना होगा, 7 होगा। समझ में आया हो तो चैट में आप बता सकते हो कि सर समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या, ऐसा सॉल्ट जिसका पीएच, ऐसा सॉल्ट जिसका पीएच क्या हो, मोर देन 7 हो, जिसका पीएच मोर देन 7। तो जिसका पीएच मोर देन 7 होगा, लेस देन 7 नहीं, जिसका पीएच कितना हो, मोर देन 7। तो अगर पीएच मोर देन 7 है, ऐसे करते हैं, पीएच मोर देन 7 है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम लोग बेसिक सॉल्ट के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा हमको, कैसे हम लोग समझेंगे बेसिक सॉल्ट मिला? अगर हम कोई सॉल्ट लेते हैं, ये हमारे पास कोई सॉल्ट है, इस सॉल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस कराया, सॉल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस कराया, और हाइड्रोलिसिस के बाद हमको क्या मिला, यहाँ मिला स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ मिला स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ मिला आपका वीक एसिड। अगर आप किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराने के बाद अगर हमको स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है और वीक एसिड मिलता है,
तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे और इसका जब पीएच मीटर से या पीएच स्केल से पीएच फाइंड करेंगे तो इसका पीएच हमेशा मोर देन 7 आएगा। तो क्लियर कट बात हो गई इस टॉपिक से कि कभी भी किसी भी सॉल्ट का पीएच न्यूट्रल ही नहीं होता है, उसका बेसिक नेचर भी हो सकता है, एसिडिक भी नेचर भी हो सकता है। तो हम लोग इस न्यूट्रल के बाद सीधा देखते हैं पीएच मोर देन 7, पीएच लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, आपको पता है। पीएच मोर देन 7 कैसे सॉल्ट का होगा, अगर हम किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको स्ट्रॉन्ग बेस मिले और वीक एसिड मिले, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। जैसे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, वेरी सिंपल, सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट को कहाँ डाला आपने, पानी के अंदर, इन द वाटर। सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव NaOH। तो ये आपका NaOH क्या है भाई, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और आपको मिला H2CO3 कार्बोनिक एसिड, आपका ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डालेंगे बेटा, तो सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है एंड कार्बोनिक एसिड आपका एक वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो जब हम किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएं और सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में अगर हमको स्ट्रॉन्ग बेस मिले, वीक एसिड मिले, तो इस सॉल्ट का पीएच हमेशा बेस स्ट्रांग है तो आपका यही डोमिनेंट होगा। अगर यही डोमिनेंट है तो पीएच क्या होगा, मोर देन 7। और ऐसे सॉल्ट को हम लोग किस सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे, बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को वाटर में आपने डाला तो आपको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है और साथ में फिर से मिलेगा आपको कार्बोनिक एसिड जो आपका ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो दैट सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट एंड पीएच ऑफ दैट सॉल्ट इज मोर देन 7। ऐसे सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो जब भी आपके सामने सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम एसीटेट, फार्मिक आपका है ना, सोडियम फार्मेट, मतलब ये सब CH3COOH Na, ये आपका सोडियम एसीटेट है। अब इस सोडियम एसीटेट को हमने पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डाला तो हमको मिल गया NaOH और साथ में मिला हमको CH3COOH। अब आपको पता है कि ये आपका क्या है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और ये आपका क्या है, वीक एसिड। कार्बोनिक एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग एसिड आपके क्या होते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो आपका सॉल्ट कहलाएगा वो सॉल्ट कैसा कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो अगर हम इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड मिलता है, तो दैट सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट एंड पीएच ऑफ दैट सॉल्ट इज मोर देन 7। नोट कर लो, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं लास्ट आपका सॉल्ट पीएच ऑफ सॉल्ट में पीएच 7 हो गया, पीएच मोर देन 7 भी हो गया। अगर हम कहते हैं कि किसी भी सॉल्ट का पीएच लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 है तो आपका वो एसिडिक है। ऐसे सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट भी कोई बहुत टफ थोड़ी ना है। जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया, हमको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला, आपका वो सॉल्ट कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल। अगर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया, स्ट्रॉन्ग बेस मिला और वीक एसिड मिला, तो बेस डोमिनेंट है, तो बेस डोमिनेंट है तो पीएच आपका मोर देन 7। अब अगर हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसी भी सॉल्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पानी के अंदर डालेंगे, तो हमको जो एसिड मिले वो क्या मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड मिले और इसका जो बेस मिले वो आपका क्या मिले, वीक बेस मिले।
तो अगर हमको स्ट्रांग एसिड मतलब किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराने के बाद स्ट्रांग एसिड या वीक बेस मिलता है तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, और इसका पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है। इसका अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका टेस्ट होगा सोर टेस्ट होगा, खट्टा होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड NH4 है ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराया, पानी के अंदर डाला H2O। जब हाइड्रोलिसिस कराया तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमको मिल रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो कुछ बताना नहीं कि ये कैसा स्ट्रांग है वीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में आता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस की कैटेगरी में आता है। तो ये स्ट्रांग एसिड मिला, वीक बेस मिला, तो मतलब क्या है, किसी भी एसिड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं और जो रिस्पेक्टेड एसिड या बेस मिले उस रिस्पेक्टेड एसिड एंड बेस में जो एसिड है वो आपका स्ट्रांग है और जो बेस है आपका वीक है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास है CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डाला हमने, जब कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डाला तो हमको एसिड क्या मिलता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बताने की जरूरत ही नहीं कि स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रांग एसिड है। और जो हमको बेस मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ये वीक बेस मिलेगा, ये स्ट्रांग एसिड मिलेगा। तो अगर स्ट्रांग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोई भी सॉल्ट होगा तो सॉल्ट का पीएच हमेशा लेस देन 7 आएगा। और ऐसे सॉल्ट को हम किस सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे, एंड दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो आप बताइए, ये जो सॉल्ट का मैंने क्लासिफिकेशन बताया या सॉल्ट के नेचर के बारे में बताया कि सॉल्ट का पीएच, फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं 5-10 में रिवाइज करके आगे टॉपिक बताना शुरू करूँगा। हो गया भाई? तो देख लीजिए मैंने क्या बताया, सॉल्ट को क्लासीफाई किया, सॉल्ट को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस या ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन बाय यूजिंग एसिड। जैसे आपने पढ़ा क्लोराइड सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से ऑब्टेन हुआ, नाइट्रेट सॉल्ट HNO3 से ऑब्टेन हुआ, कार्बोनेट सॉल्ट कार्बोनिक एसिड से ऑब्टेन हुआ है। उसी तरह से पीएच के बारे में बात किया, जो रिवाइज किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता रखी है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, सॉल्ट को आपने कहाँ डाला, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया वाटर के साथ, और जब हाइड्रोलिसिस कराया तो हमको मिला स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस। तो अगर स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस मिला तो इस सॉल्ट का जो पीएच होगा वो पीएच हमेशा कितना होगा, 7 होगा, और ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। तो एक बात आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा कि आपके सॉल्ट का पीएच हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है। सॉल्ट का पीएच तब न्यूट्रल होगा जब उस सॉल्ट से ऑब्टेन होगा स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, तो उसका पीएच न्यूट्रल होगा। और देखते हैं और कब न्यूट्रल हो सकता है, अगर हम किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया और सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से हमको ऑब्टेन क्या हो रहा है, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन हो रहा है वीक एसिड और ऑब्टेन हो रहा है वीक बेस। ध्यान से समझिए, अगर हमको वीक एसिड वीक बेस ऑब्टेन होता है तो उस सॉल्ट का भी पीएच आपका नियरली कितने होने वाला है, 7 होने वाला है, तो वो भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। तो न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में दो बातें आ रही हैं, इस दोनों बातों को आप इसी तरह से कॉपी में अपने नोट करेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आ रहा है कि इफ द सॉल्ट आर इन हाइड्रोलिसिस गिव स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, if the base and acid both are strong after the hydrolysis of salt, then the pH of salt is always 7 and that salt is called neutral salt. It's very simple. If the hydrolysis of salt give weak acid and weak base, that means strong acid strong base, it also called neutral salt, and weak acid and weak base
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट बिकॉज pH इज नियरली 7, एग्जैक्टली 7 नहीं होगा बट नियरली 7, 6.9 या 7.1 समथिंग लाइक, तो हम उसको न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो न्यूट्रल जो सॉल्ट होगा उसमें आपका वीक एसिड वीक बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है इसके हाइड्रोलिसिस से। तो ये बात आप इसी तरह से कॉपी में अपने लिखते जाएंगे। जब लिखेंगे तो आप इसको जब रिवाइज करेंगे एग्जाम टाइम पे तो सारी चीज़ें इस तरह से देखेंगे। रिएक्शन तो हम तब कर लेंगे अगर हमको ये बातें पता हो कि इससे ये होगा इससे ये होगा, तो रिएक्शन तो बहुत आसान बन जाता है। तो आप बताएं आपको समझ में आ रही इतनी बातें? समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिवाइज कर रहा हूँ मैं जो पढ़ाया अभी आपको। अब अगर हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया और हमको क्या मिला? हमको मिला स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिडिटी डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट और वीक बेस से बना सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड तभी कह रहा है कि एसिडिटी डोमिनेंट है। तो ये सॉल्ट का pH हमेशा लेस देन 7 होगा और इसको हम एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर हम इसका उल्टा करते हैं कि ये सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया और हमको मिला वीक एसिड और हमको मिला हमको मिला स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब बेसिसिटी डोमिनेंट है और बेसिक नेचर डोमिनेंट है, तो ऐसे सॉल्ट का pH क्या हो गया? मोर देन 7, और मोर देन 7 होगा तो pH हमेशा मोर देन 7 उसी का होगा जिसका नेचर बेसिक हो। तो ये बात आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सॉल्ट जो है हमारा उसका pH हमेशा 7 नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसके बाद हमारे सिलेबस में है क्या मैं आपको बता देता हूँ। वन बाय वन हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है सॉल्ट ही पढ़ना है ना। होपफुली 2 to 3 डेज में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा जिस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं। तो जो सॉल्ट आपका है जो पढ़ना है आपको, सॉल्ट जो आपके सिलेबस में सॉल्ट दिया गया है वो आपको पढ़ना है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। NaCl को और हम लोग क्या कहते हैं भाई? टेबलेट सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये आपका NaCl पढ़ना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में पूरी प्रॉपर्टी, हाउ टू ऑब्टेन, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी बातें हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना, हम लोग पढ़ते हैं एक बेस के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा आप जानते हो कास्टिक सोडा होता क्या है? कास्टिक सोडा आपका हाइड्रोक्साइड, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, रिएक्शन, सारी बातें देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है सॉल्ट कास्टिंग सोडा के बाद आपका है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो थर्ड है, आप नाम सुने होंगे ये सब चीज़ें। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर के बाद जो आपके सिलेबस में है वो है आपका बेकिंग सोडा। आपने सुना होगा बेकिंग सोडा, बेक करने के लिए यूज़ करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा है क्या? बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। इसके बाद आपको वॉशिंग सोडा पढ़ना होता है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ये है बेकिंग सोडा, ये है वॉशिंग सोडा, ये कास्टिक सोडा। तो सोडा सोडा खूब हो गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
और लास्ट जो आपको पढ़ना होता है वो आपका क्या है, एक और टॉपिक आपको पढ़ना होता है जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी नाम सुना होगा, पीओपी, है ना, जो आपके घर में होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इतना आपके सिलेबस में सॉल्ट दिया है। कास्टिक सोडियम क्लोराइड पढ़ना है आपको, ये सॉल्ट है, ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये पढ़ना है। ये पढ़ना है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा एंड CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो पढ़ना क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पढ़ना क्या है, जैसे हम कल या अभी शुरू करेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, नमक के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि कैसे ऑब्टेन होता है, हाउ टू ऑब्टेन, व्हाट आर द मेथड, कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस। उसके बाद यही काम कास्टिक सोडा में करना है कि कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्या मेथड है इसको ऑब्टेन करने का, इसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर का कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, सारी प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी यूजेस के देखेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से बेकिंग सोडा का कहाँ यूज़ है, वॉशिंग सोडा का कहाँ यूज़ है, पीओपी कैसे बनता है, उसका क्या यूज़ होता है, जिप्सम भी इसमें आता है, जिप्सम, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये इतना ही सिलेबस में और आपके बचा हुआ है फिलहाल इस चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। बाकी मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, होपफुली समझ में आई होगी। ये ख़त्म होने के बाद मैंने बताया कि फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच।